प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं विषय हिंदी अनिवार्य जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले आपका जो पेपर हुआ है आज अंग्रेजी का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने दे दिया है और विस्तृत तरीके से दिया है, मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। और जहाँ तक कोशिश की गई है कि आपको पूरी तरह से समझाने की, कि उसमें अगर आपने कुछ इधर उधर भी किया है तो आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर उसी तरह से देना था जैसा हमने बताया है। चलिए यहाँ पर भी देखेंगे सारे क्वेश्चनों के उत्तर। और इससे पहले मैंने हिंदी का एक पेपर दे दिया है, आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा, तो आपकी तैयारी चालू हो चुकी है। इसका मतलब आप दूसरे पेपर में पहुंच चुके हैं। और यहाँ से एक आपको छोटा सा पैराग्राफ मिलेगा हमेशा, जो गद्यांश होगा अपठित रहेगा हमेशा। और इसको आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, इस तरह का आपको गद्यांश मिलेगा। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और पहले जो प्रश्न होंगे सारे एमसीक्यू रहेंगे। तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि आपको एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों के सॉल्यूशन को। यहाँ पर जो दिया गया पैराग्राफ, इसको आप पढ़िएगा पहले। पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा जो मैं आंसर्स बताने वाला हूँ वो कितने सही हैं या फिर कितने गलत। उसका अंदाजा तो आप तभी लगा सकते हो जब आप इन क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न पत्र के पहले सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। तो हिंदी में तो ऑब्वियस सी बात है, राम काव्य की विस्तृत परंपरा तो मिलती ही है। और हिंदी में सर्वप्रथम सन 1342 में लिखित कवि भूपति कृत रामचरित रामायण का संकेत मिलता है। तो इस तरह से ये बताया गया है कि रामचरितमानस का संकेत कैसे मिलता है, प्रभु राम की जो व्याख्या है इसमें कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन की बात करें, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। तो जैसे ही आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि इसका उचित शीर्षक जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसका उचित शीर्षक जो माना जाएगा वो होगा आपका राम काव्य। तो यहाँ पे जो ब ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, राम काव्य जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। प्रतिलिपि मतलब होता है कॉपी। तो प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है, कॉपी प्राप्त नहीं हुई, कौन सा ऐसा काव्य है। तो अगर आपने इस पैराग्राफ को भी, जब मैंने बताया था कि पैराग्राफ को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो रामचरित रामायण, इसकी कोई भी कॉपी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। तो कौन सा काव्य है। तो आप जब पढ़ लेंगे पैसेज को तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे कि राम प्रकाश जो है, निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। तो राम प्रकाश जो है ये रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन हैं। तो रामचंद्रिका जो लिखा था काव्य, ये केशव के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो पांचवा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया है। संवाद जिसमें मतलब बातचीत हो रही है आपसे और मेरी, मतलब दो आदमी खड़े हैं, तीन आदमी खड़े हैं, उनमें संवाद हो रहा है, उनमें बातचीत हो रही है। तो ऐसा कौन सा काव्य है जो संवाद के रूप में लिखा गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा रामायण महानाटक। जो है रामायण महानाटक जो है ये संवाद के रूप में देखने को मिलती है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करेंगे हम, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं हैं। तो कवि कौन से नहीं है ये बताना है। राम भक्ति के कवि जो है नहीं माने जाते, वो कौन से हैं। तो सूरदास जो है राम भक्ति के कवि नहीं माने जाते हैं, ठीक है। बाकी तीनों जो हैं ये राम भक्ति के कवि हैं, लेकिन सूरदास जो है ये राम भक्ति के कवि नहीं माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न आएगा आपका, फिर से पैराग्राफ मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। जो पैटर्न मैं बताता हूँ उसको ध्यान रखिएगा, हमेशा पैटर्न आपको समझाते हुए चलता हूँ। दूसरा जो प्रश्न आएगा, फिर से आपको एक मिलेगा काव्यांश। अभी तक आपने जो है काव्य, यानी पद मतलब काव्यांश ही होता है। तो आपको पहले गद्यांश मिलेगा, उसके बाद में काव्यांश यानी पद्यांश मिलेगा। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद में जो फिर से आपको आंसर्स देने हैं। और यहाँ पर जो आंसर शुरू होते हैं, तो देखिए पहले प्रश्न की बात करते हैं, राम की माता उन्हें क्या कहती थी। तो राम की माता उन्हें क्या कहती थी, अगर आपने पढ़ लिया है जो मैंने अभी अभी आपको पैराग्राफ दिखाया, यानी कि कविता दिखाई, तो उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि राम की माता उन्हें राजीव नयन कहती थी। तो स ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
उसकी बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। सारे सॉल्यूशंस दूंगा मैं, आपके आर्ट्स के भी, साइंस के भी और कॉमर्स के भी। उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए और सॉल्यूशंस मैं आपको देता रहूंगा। और सॉल्यूशंस भले ही लेट हों, लेकिन मिलेंगे आपको कंप्लीट रूप से सही सही और सार्थक। तो यहाँ पे जो 8वां प्रश्न है इस श्रृंखला का है, इसमें पूछा गया राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? तो शक्ति पूजा में जो कमल पुष्प चुरा लेता है वो है महाशक्ति। तो यहाँ पे जो है 100 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? तो राम ने जो है रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, दो नील कमल हैं शेष अभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं? तो राम जो नील कमलों की बात कर रहे हैं, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया तो इसका आंसर आपको आइडिया लग चुका होगा कि वो जो है वो नेत्र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है नेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा, आंख की बात कर रहे हैं। नील कमल शब्द में अलंकार कौन सा है? तो अगर आपने नील कमल शब्द अलंकार पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि नील कमल जो है उपमा अलंकार में आता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो नयन को जो है नेत्र भी बोलते हैं हम, आंख भी बोलते हैं और चक्षु भी बोलते हैं, यानी कि अ ऑप्शन फिर से यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद जो प्रश्न आएगा आपका, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी हमें, और वहां पर आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना है कि बोर्ड में भी आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शंस नहीं है। जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं? हम मातृभाषा कहते हैं। तो यहाँ पे जो है मातृभाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हिंदी खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मरा घर गंगा पर है। यहाँ पे देखिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक क्या है कि ये है मेरा घर गंगा पर है, तो यहाँ पे भी गंगा भी सही नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है, मेरा घर गंगा पर है, वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो यहाँ पर जो है लक्षणा शब्द शक्ति है, इसमें लक्षणा का विरोधाभास दिखाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शब्द जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध कहलाता है या होता है, तो वो क्या कहता है? अपना अभिधा शक्ति होती है वहां पे। उसके बाद जो मैं निज रोगन में राग लिए फिरता हूं, मैं निज रोगन में राग लिए फिरता हूं, उक्त काव्यांश में या उक्त काव्य में खालिस्तान अलंकार है, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। और साथ ही साथ अगला जो क्वेश्चन है, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बिसारिये, उक्त काव्य पंक्ति में भ वर्ण की क्या हुई है? आवर्ती हुई है, जिसके कारण जो है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। भ वर्ण की जो है आप देख सकते हैं, भ भ फिर ब फिर भ, तो यहाँ पे जब भ भ भ आ रहा है, मतलब जब जब शब्दों का रिपीटिशन होगा और शब्दों में वही उच्चारण आएगा जो एक अक्षर बार बार में रिपीट होता रहेगा, तो उसकी आवर्ती से हमेशा अनुप्रास अलंकार जो है उत्पन्न होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला जो प्रश्न है, निम्न को परिभाषित करना है, तो आपसे पूछा जाएगा कि एप्लीकेंट या एक्यूज का जो है आपको हिंदी अर्थ बताना है। तो एप्लीकेंट मतलब आवेदक होता है, जैसे आप एप्लीकेंट है, मैं एप्लीकेंट हूं, कहीं भी एप्लीकेशन देंगे हम तो आवेदक कहलाएंगे। और एक्यूज जो होता है वो आरोप होता है, ठीक है, आरोप जो है हम बोलते हैं आरोप। उसके बाद संक्षेप शब्द के लिए परिभाषित शब्द जो क्या होता है, तो संक्षेप शब्द को हम बोलते हैं ब्रीफ, है ना। ब्रीफ में एक्सप्लेन करिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब इन ब्रीफ, तो ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? आसानी से आप बता सकते हैं बिल्कुल शांति से कि इंद्र सेना के नाम से उसको जाना जाता था। फीचर लेखन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लेखन कला जब आपका आएगा तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। फीचर और लेखन से जब क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार है ना घुमा दिया जाता है, और उसमें क्या है आपकी एक ही चीज हो जाती है, कम हो जाते हैं मार्क्स और आप टॉपर लिस्ट के नीचे से निकल जाते हो। इसमें पांचवा जो क्वेश्चन है, किशन दा की कौन सी
छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। तो वो छवि आपको बतानी है, तो छवि हमने यहाँ पे बता दी है। उनका कुर्ता पैजामा वाला जो छवि था, उसको हम थोड़ा विस्तार से लिखेंगे, सही तरीके से लिखेंगे। इसके बाद देखिए, ध्यान रखिएगा, जैसे लिखने का तरीका मैंने बताया है, इस तरह से लिखोगे। जो टॉपर बनना चाहते हैं, केवल जो पास होना चाहते हैं उनका तो कुछ नहीं, लेकिन जो टॉपर की लिस्ट में, यानी कि अपने आप को परसेंटेज में देखना चाहते हैं, 80 अबव, 90 अबव, या 95 या 98, इस तरह से कुछ देखना चाहते हैं, इस मार्क्स में देखना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा लिखने का तरीका अपना सोचना होगा। हर कोई इस तरह का नहीं लिख पाता है, तो इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पे, तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आप टॉपर की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजिया यानी कि व्यंग करके जो है कहते थे, तो वो आपको बतानी है। तो सम हाउ इम्प्रॉपर, ठीक है ना, ये वाला इनका तकिया कलाम था, कह सकते हैं। पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा, जूझ कहानी के आधार पर आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है। ध्यान रखना है, आपसे कोई भी पाठ का अंश पूछा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं, जूझ कहानी के आधार पे बताना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की किन्हीं दो रचनाओं के नाम आपको बताना है, जो कि मैंने रचनाओं के नाम यहाँ पे बता दिए हैं। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म और कब कहाँ हुआ है, तो ये भी आपको बताना है, तो ये भी हमने बता दिया है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आंसर के साथ में दे रहा हूँ, पढ़ते रहिएगा। कोई भी आपको कोई भी तंग नहीं कर पाएगा, कोई आपका नंबर नहीं काट पाएगा, बस आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। खंड ब की बात करें, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, प्रिंट माध्यम की किन्हीं दो कमियों का आपको समझाना है, तो कोई भी दो कमियां आप लिख सकते हैं, मैंने दो अपनी कमियां अपने हिसाब से बताई हैं। इसके बाद में हिंदी में नेट पर पत्रकारिता पर टिप्पणी आपको लिख देनी है, तो नेट पत्रकारिता क्या होती है हिंदी में, ये आपको समझा देना है, वही इंटरनेट वाला माध्यम जो है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर संक्षिप्त आलेख तैयार कीजिए। आलेखन तो आएगा ही आपका, विज्ञप्ति आएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं कैसे लिखते हैं। और यहाँ पे सातवां जो प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल संवेदना क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी सीरीज दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और इसके बाद भी वीडियो आएंगे, रुकेंगे नहीं आपके लिए, जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं होंगे तब तक आपके लिए वीडियो कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, और बिल्कुल सहज तरीके से आएंगे और सही माध्यम से आएंगे, यानी कि आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें आपको आंसर्स भी दिए जाएंगे परफेक्टली तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने पंक्ति का आज से स्पष्ट कर देना है आपको। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता क्यों, इसका रीजन आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी ना था, हटी मतलब उससे कम नहीं था, कैसे, स्पष्ट करना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था, इसका कारण क्या है, ये स्पष्ट करना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यदि आप दत्ताजी राव के स्थान पे होते तो लेखक की मदद कैसे करते। कई बार क्वेश्चंस आपको सीबीएसई से उठा के पटके जाएंगे, बिल्कुल सिंपल ही, कि आप अपना जो है वहां पर विचार लिखिए, तो आपको अपने विचार के ऊपर भी लिखना होगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये बात। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स पार्ट, इसमें पूछा गया 13वां पार्ट जो है, इसमें 250 शब्दों का जो है आपको आंसर्स देने होंगे। तो भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए, सहर्ष स्वीकारा है, कविता के आधार पर जो है आपको इस कथन की समीक्षा कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए, इस कथन की समीक्षा हमने की है अपने आधार पे, आप चाहे तो इसमें से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से आंसर को पूर्ण रूप से आपको दे रहा हूं। अगर आप याद कर सकते हैं तो बेहतरीन है, लेकिन अगर आप कम याद करना चाहें तो याद जरूर करिए, लेकिन इसमें से बहुत सारे शब्दों को काटने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि सारे शब्द जो है सार्थक लिखे गए हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला जो इसी में अथवा पाठ आपको, हाँ यहाँ पे अथवा पाठ आपको मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपका 13वां प्रश्न होगा, खंड जब स स्टार्ट होगा तो वहां पे आपको अथवा पाठ मिलेगा। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास, यहाँ पे सूरदास है, सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो अब मैंने यहाँ पे उदाहरण सहित स्पष्ट किया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। हर चीज को मैं डिटेल में जब बताऊंगा जब आपको समझ में नहीं आएगा, और जो चीजें समझ आने वाली है वही मैं समझाऊंगा, जहां पे समझाने वाली बात नहीं होगी मैं बता दूंगा कि आप इसको पढ़ करके याद करिए। अगला जो क्वेश्चन है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, इस कथन के द्वारा लेखक ने क्या स्पष्ट किया है, यही तर्क सहित आपको समझा देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर सभी मिल रहे हैं आपको, अथवा पार्ट को भी मैंने नहीं छोड़ा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को परेशान ना होना पड़े, समय कम है, गैप कम है, इसलिए मैंने ये सारे आंसर्स आपको दिए हैं। आने वाला प्रश्न पत्र भी आपको
सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। सुबह दूसरा पेपर मिल जाएगा आपको, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिरीष की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि शिरीष को अवधूत क्यों माना गया है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर के पेपर में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है सिल्वर वेडिंग पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी है, कैसे आपको बताना है उदाहरण सहित। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें अथवा पाठ पूछा गया आपसे, और जो पूछा गया है ये देखिए, पूछा क्या गया आपसे, एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन में नई दिशा दे सकता है, जो पाठ के आधार पर आपको इसको स्पष्ट कर देना है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है देखिए, यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय आपको देना है, तो यहाँ पे हमने कवि परिचय लिख दिया है। इसी में आपसे पूछ सकता है महादेवी वर्मा का, अथवा आपको जरूर मिलेगा तो महादेवी का कवि परिचय आपको लिखना है। साहित्य में स्थान उनका सब, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा तो देना ही पड़ेगा इसके बारे में, और उनकी कृतियां क्या क्या हैं, उन्होंने कौन से लेखन लिखे हैं, ये सब चीजें बतानी आवश्यक है। खंड द की बात करें जहां पर आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, सबसे पहले तो आएगी कविता। कविता की सप्रसंग व्याख्या करिए, इसमें भी अथवा ऑप्शन मिलेगा आपको, तो या तो आप ऊपर वाला करिए नीचे वाला करिए, मैंने दोनों का कर रखा है। पहले वाले की बात करें संदर्भ सहित प्रसंग, और फिर उसके बाद में व्याख्या कर दिया है। इसी का अथवा पाठ जो है उसको भी मैंने सप्रसंग और फिर व्याख्या कर दिया है। इस तरह से व्याख्या आपको लिखते समय ध्यान रखना है, और प्रसंग लिखना भी मैंने बताया है। प्रसंग में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या लिखना पड़ेगा, किस पाठ्य पुस्तक से है, ठीक है। साथ ही साथ किस कविता या किस पाठ से लिया गया है, और उसके लेखक जो है अगर आपको पता है तो लेखक का जरूर आपको बता देना है, और नहीं तो आपको बताना है कम से कम कि इस पाठ के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है, तो ये चीजें आपको मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट जो 18वां प्रश्न है आपका, इसमें गद्यांश आधारित प्रश्न जो आपको देखने का सब प्रसंग व्याख्या कर देनी है इसमें, और इसमें भी अथवा पाठ आपको मिलेगा। तो पहला जो है आपका, इन बातों को आज 50 से ज्यादा वर्ष होने को आए हैं, तो ये वाला जो है आपको करना है, या तो आप ये करिए, फिर आपको अथवा में पार्ट मिलेगा तो अथवा वाला पार्ट कर लीजिए। तो अथवा वाला पार्ट यहाँ खत्म होता है। इसके आंसर की बात करूँ तो मैं सबसे पहले वाले का आंसर बात करूँ, संदर्भ यहाँ पे दे दिया है, प्रसंग यहाँ दे दिया है, और व्याख्या यहाँ पे दे दिया है। संदर्भ और व्याख्या आप संदर्भ और प्रसंग आप एक साथ लिख सकते हैं, व्याख्या को अलग करना होगा आपको, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है इसका अथवा पाठ, तो अथवा पाठ को भी मैंने सॉल्व किया है, जिसमें संदर्भ और प्रसंग आप एक साथ लिख सकते हैं। मैंने अलग अलग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक साथ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और व्याख्या आपको सही तरीके से कर देनी है। तो इस तरह से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। आगे जो है कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे जो जिसमें निवेदिता तैयार करनी होगी, और साथ ही साथ जो है आपको इसमें आपको एक और विज्ञप्ति तैयार करनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बता रहा हूँ। निविदा और विज्ञप्ति का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी भी आधार पे आएगा, और उसमें आपको अथवा पाठ मिलेगा देखने को। सबसे पहले अगर हम बात करें, निविदा तैयार करनी है अपने विद्यालय की आवश्यक परीक्षा सामग्री के लिए, तो यहाँ पर जो है इस तरफ आप डेट मेंशन करेंगे, ठीक है। इस तरफ आप क्रमांक नंबर मेंशन करेंगे। थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट अगर आप गलती करते हैं तो फॉर्मेट से आपके नंबर कटते हैं। और बीच में जो है आपको जहाँ पे भी जिसके लिए लिखना है उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर निवेदिता सूचना आ जाएगा, और इस सूचना के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, और एक टेबुलर फॉर्म में आप बताएंगे कि कौन सी क्रम संख्या है, ठीक है, कितने क्रम आप मंगाना चाहते हैं, विवरण क्या हो सकता है, उसकी धरोहर राशि क्या होगी, और प्रपत्र शुल्क कितना होगा, और आपूर्ति समय आप कितना देना चाहेंगे। ये सब मेंशन आपको अपने हिसाब से करना है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया दिया है कि किस तरह से करना है। और इसके बाद में कुछ शर्तें अगर आपकी हैं, क्योंकि आप सरकारी निविदा निकाल रहे हैं तो इसमें कुछ शर्तें होती हैं, और उसको करने के बाद में हस्ताक्षर जो है यहाँ पे सचिव हो सकता है, अबसदा कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जो है आप देखिए यहाँ पे जैसे हस्ताक्षर क ख ग, प्रधानाचार्य अगर लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिया गया है ओबीसी सी बात है, देखिए यहाँ पे विद्यालय के लिए तो ओबीसी बात है, प्रधानाचार्य होगा। और यहाँ पर जो है विज्ञप्ति तैयार करनी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, तो हम का यहाँ पे सचिव का यूज करेंगे क्योंकि सचिव लिखा हुआ है। तो जब आप इसका अथवा पाठ को करेंगे तो बीच में तो वही मेंशन करना है कि आप कहाँ से मतलब लिख रहे हैं। विज्ञप्ति आपको बीच में मेंशन कर देनी, क्रमांक संख्या साइड में और दिनांक साइड में, ठीक है। इसके बाद जो है विज्ञप्ति क्या रहेगी, केवल 2 से 3 लाइनों की रहती है। तो विज्ञप्ति में केवल जरूरी सूचना ही देनी होती है। ध्यान रखिएगा विज्ञप्ति थोड़ा सा टेढ़ा होता है, भले ही 2 लाइन का होता है, लेकिन आपको सही लिखना होता है, तभी इसमें आपको नंबर मिलेंगे। और फिर अबसा करके सचिव लिख सकते हैं आप। सचिव इधर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बच्चों का कमेंट होता है कि सर मैं इधर लिखूँ राइट में या लेफ्ट में, तो राइट लिखो या लेफ्ट लिखो भैया, बाकी पैटर्न आपका जो है ना ऊपर वाला मेन चीज होना चाहिए। हस्ताक्षर तो आप लेफ्ट में करो या राइट में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें से आपको निबंध लिखना है। जैसे वैश्विक महामारी है, राजस्थान की सतरंगी संस्कृति है, महिला सशक्तिकरण है, और पेट्रोल पंप और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें वगैरह, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो इसमें से आप किस पे, तो हम जैसे उत्तर नंबर 1 की बात करें, वैश्विक महामारी दौर में ऑनलाइन शिक्षण कैसा रहा, तो इसकी बात करा मैंने, तो यहाँ पर जो है इसका बारे में बताया है, ठीक है। आप प्रसंग व्याख्या करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, आप जैसे मर्जी वैसे कर लें इसमें, क्योंकि आपको गाइडलाइंस नहीं दिए होंगे।
तो गाइडलाइंस नहीं दिए होंगे तो आपकी मर्जी चल जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी चला करके पूरा का पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा, राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, उसके बारे में अगर लिखने को बोल दे तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। इसमें प्रस्तावना, जैसे मैंने बताया आपको, वही प्रशंसा व्याख्या मतलब कि प्रस्तावना या संस्कृति कैसी रहेगी, है उसकी विशेषताएं क्या हैं, शूरता की शांता है कि उस वो सारी चीज़ें। अगर आपको श्लोक याद नहीं है तो मत करिए, नहीं लिखने की आवश्यकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर से इस एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं होता है। और उसके बाद में आप और भी सारी चीज़ें जो विशेषता है राजस्थान के अपने, वो सारी बता सकते हैं, अतिथि सरकार वगैरह सब कुछ ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है, इसी में मैं उसको भी आंसर दे रहा हूँ आपको। तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर अगर आपको आ जाए तो किस तरह से लिखेंगे, तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर लिखना चाहें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, और इनको सबको पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, और मैं आपको सॉल्यूशंस देता जाऊंगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश का पेपर मैंने सॉल्व करके कंप्लीट डाला है। अगर आपने इंग्लिश नहीं देखा है, इंग्लिश को मैच करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा कि सर मेरे तो इतने आ गए हैं। मेरे को अभी कम से कम नहीं तो अप्रोक्सीमेटली, मैं काउंट नहीं करा मैंने, लेकिन 60 बच्चों के आसपास तो मेरे पास कमेंट आया कि सर 78, 79, 90, 70, अबव 70, मतलब 70 से कम वाला कभी अभी तक मेरे पास 60 बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ लगभग 7 बच्चों ने कमेंट किया है। तो उसमें से किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे 70 से कम आने वाले हैं, सभी ने कहा मेरे 70 से ज़्यादा आएंगे, और 2 बच्चों ने मेरे को कहा कि 80 में से 80 आने वाले हैं। अब बच्चे ने कैसे तैयारी करी है, आप सोच सकते हैं कि जब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसको समझिए। रटने से काम नहीं चलेगा। एक बोर्ड एग्जाम है, इसमें रटना नहीं होता है, इसमें समझना होता है, और उस समझदारी से आपको लिखना होता है। बस समझदारी अपनाइए और बढ़िया नंबर पाइए। यही सिंपल सा फंडा है बोर्ड एग्जाम का। कुछ भी रट के जाओगे वो धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि आप रट के गए हैं, आपके पास वो क्वेश्चन आया नहीं, तो अब रटा हुआ काम क्या आएगा। तो सीखने का तरीका ये है कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है, कैसे क्या लिखना है, वो चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए। सब कुछ मैंने लिखा है आपके तरीके से, और आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारे पेपर्स मैं करा रहा हूँ। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर उसका रिप्लाई करना है तो कैसे करना है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इससे पहले वाला जो हिंदी का पेपर मैंने अपलोड किया है, उसको जरूर देख लेना। इसके बाद ये दूसरा पेपर आप देख ही रहे हैं, तीसरा पेपर मैं सुबह तक अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ में आपको लिखित सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि केवल मुंह से बोल रहा हूँ, हाथ चला रहा हूँ, आधा इधर रै लिखा है इधर पै लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऐसा सॉल्यूशन नहीं होता है। हमारे पूरे चैनल पे आप देख चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे पास इसीलिए पढ़ते हैं कि हमारे सॉल्यूशंस जो है लिखित होते हैं, जिनकी वजह से उनको परेशानी नहीं होती है, समझने में आसानी होती है, और हर चीज़ जो है हम बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेहतरीन आपने सीखा होगा। और यहाँ पे प्रश्न पत्र आपका समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो प्लेलिस्ट जरूर देखिए। प्लेलिस्ट हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अवेलेबल करा के रखते हैं आप लोगों के लिए। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए बिल्कुल बिंदास होकर के, और आपके हर कमेंट का जवाब हम देते हैं, अगर आपका कमेंट सार्थक होता है तो। इंग्लिश के पेपर के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक, जो आपने एग्ज़ाम दिया, और कमिंग एग्ज़ाम के लिए अगेन बेस्ट ऑफ लक, कि आप बेहतरीन करने वाले हैं, और सारे पेपर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस कहीं से भी हों, कोई इशू नहीं है। आप बस बिंदास होकर के पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।